92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उमेश पंत की लिखी कहानी पिघलती बर्फ वाले दिन, बिना किसी एड ब्रेक के। बालकनी पर रखे मिट्टी के गमले में गुलमोहर की कुछ कोपलें ताजा ताजा खिलाई थीं। अर्नब को आज यूं सुबह सुबह उन नन्ही सी कोपलों पर हौले हौले गिरती हल्की हवा में घुली सूरज की रोशनी अच्छी सी लग रही थी। एक हाथ में गमलों की खुदाई करने वाली छोटी सी खुरपी और दूसरे में वाटर स्प्रे लिए अर्नब मुस्कुराते हुए उन नवजात फूलों को सींच रहा था। बागबानी बिल्कुल नया शौक था अर्नब का। सख्त हो गई मिट्टी को खुरपी से खोद के उसने मिट्टी के कंकड़ साफ किए। ऐसा करते हुए उसको लग रहा था जैसे ये उसके सख्त हो चुके एहसासों की मिट्टी हो और उस मिट्टी से पिछले कुछ दिनों से बेमतलब और खुरदुरी लगने लगी रूटीन जिंदगी के कंकड़ों को दूर कर रहा हो। बाजार से खरीदी हुई खाद को पैकेट से निकाल के उसने एक एक करके गमलों की मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया। उसके हाथ मिट्टी से पूरी तरह सन गए थे, पर आज अपने हाथों का इस तरह गंदा हो जाना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आज ही उगी इन नई कोपलों के साथ जैसे अर्नब का दिल एक नई उमंग से भर गया था। जैसे पिछले एक महीने से पौधों को नहीं, वो अपनी यादों को सींच रहा था जो उसको एक महीने पहले उन खास 2 दिनों में किसी ने तोहफे में दी थी। आज यादों के उस तने पर उम्मीदों की कोपलें खिलाई थीं। 32 साल की उम्र तक सफलता की ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्नब को पता ही नहीं चला कि कब भावनाओं की कई छोटी छोटी सीढ़ियों को नजरअंदाज कर लांग गया था। वो बैंक में मैनेजर की नौकरी करते हुए पैसों के गणित में ऐसा उलझा कि खुद को लगातार एक बेहतर बैंकर तो साबित करता रहा, पर खुद को एक बेहतर जिंदगी जीने की क़ुव्वत रखने वाला इंसान साबित करने में हर बार चूकता रहा। रोशनी में रखे गमलों की इस कतार के इर्द गिर्द बिखर आई मिट्टी को ब्रश से साफ करते हुए अर्नब की नजर गमले की तलहटी में बच गए एक बर्फ के टुकड़े की ओर गई। उसने हल्का सा खुरच कर उस टुकड़े को हाथों में उठाया। हाथों की गर्माहट पाके कल फिर पड़ी बर्फ की निशानी वो टुकड़ा पिघलने लगा। कुछ ही देर में हाथों में बस पानी ही बचा रह गया। अपने नम हो गए हाथों की तरफ देखते हुए उसने सोचा, काश ये यादें भी इसी बर्फ के टुकड़े की तरह होती, वक्त की धूप पाके यूं ही पिघल जाती। 1 महीने पहले घटी उस छोटी सी घटना के बाद आजकल अर्नब बहुत राहत महसूस कर रहा था। इन दिनों उसको लग रहा था जैसे वक्त की दीवार से पुराने हो चुके एक रिश्ते की काई साफ हो गई हो और उसकी जगह एक नए रिश्ते की कोपलें खिलाई हों। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेड बाय मारुति जेन्युइन पार्ट्स। जब मारुति जेन्युइन पार्ट्स हो तो बस चल हम सफर। पिथौरागढ़ की पहाड़ी वादियों में उस बरस ठंड कुछ ज्यादा ही थी। बस 1 महीने पहले ही अर्नब का ट्रांसफर उत्तराखंड के इस शांत और सुंदर से कस्बे में हुआ था। मंकी कैप पहने और पुराना सा पश्मीना ओढ़े चाय वाले सुरदा ने सुबह सुबह शीशे के ग्लास में गर्मा गर्म चाय उड़ेलते हुए बताया था, राजू बहुत ही ठंड हो रही इस साल तो। नैनीताल में तो पड़ गई है बर्फ, कल परसों तक यहाँ भी पड़ जाएगी। आप तो प्लेन्स वाले ठहरे, आदत नहीं होगी आपको, तो वहां तो बर्फ पड़ने नहीं वाली ठहरी ना। सुरदा को पहली बार जब बोलते हुए सुना था तो अर्नब उनकी कुमाऊनी हिंदी का कायल हो गया था। अपने फर वाले गर्म जैकेट में और भीतर सिमटते हुए उसने ठंड से सूख गए होठों और किटकिटाते दांतों के बीच किसी तरह धुआं उड़ाते चाय के ग्लास से घूंट पिया। गर्म चाय हलक के नीचे उतरी तो कंपकपाती ठंड से कुछ राहत सी मिली। फिर कांपती हुई हथेलियों को गर्म करने के लिए उनके बीच गर्म ग्लास को रगड़ते हुए अर्नब ने सुरदा से पूछा, सुरदा कोयलों और अंगीठी का जुगाड़ हो जाएगा ना कहीं से? ऐसे मौसम में बिना आग तापे तो काम नहीं चल पाएगा। सुरदा ने तेल की कढ़ाई में तल रही पकौड़ियों को करछी से हिलाते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो दाजू, आज तक क्यों नहीं बताया कि अंगीठी नहीं है आपके पास? शाम तक भिजवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। इस छोटे से कस्बे में लोगों की मदद करना जैसे एक रिवाज हो। इस 1 महीने में किसी काम के लिए किसी ने ना कहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। शाम को बैंक से लौटते हुए अपने कमरे की ओर जाने वाली पगडंडी की ओर चढ़ ही रहा था अर्नब कि पीछे से एक आवाज आई, दाजू अंगीठी भिजवा दूं?
सुरदा अर्नब को घर की ओर जाता देख के अपने खोमचे से ही चीखा था। अर्नब वापस उसकी दुकान की ओर चल पड़ा। 34-35 साल में ही बुढ़ापे सा खुरदुरापन ओढ़े सुरदा के उस चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मंगवा दी है आपकी लंगेठी, ये गोपाल रख जाएगा आपके यहाँ भी। कोयला भी थोड़ी देर में भिजवा देता हूं। हाँ, सुरदा ने सामने खड़े 14-15 साल के उस पतले से लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। सुरदा को धन्यवाद देके अर्नब लौट ही रहा था कि तभी उसने दुकान के अंदर बेंच पे बैठी उस लड़की की ओर इशारा किया जिसपे अर्नब की नजर अब तक नहीं गई थी। दाजू, वो जोश जो है ना आपके मकान मालिक, ये उनकी नानतीन ठहरी, पहली बार पिथौरागढ़ आ रही है आज। आप जा रहे हो तो इसको भी ले जाओ ना अपने साथ। 27-28 साल की वो लड़की थोड़ा सा सकुचाती हुई अर्नब को देख के मुस्कुरा दी। हाँ हाँ आइए, कह के अर्नब पगडंडी की ओर बढ़ गया। लड़की अपने दोनों बैग उठा के उसके पीछे हो ली। हड्डियां जमा देने वाली उस ठंड में पगडंडी की चढ़ाई चढ़ते हुए अर्नब हांफने लगा था। तेज तेज चलते हुए उसको शायद याद ही नहीं रहा कि उसके पीछे और कोई भी चल रहा है। तभी पीछे से आई उस आवाज को सुन के वो रुका। अरे सुनिए, जरा आराम से चलें। अर्नब ने पीछे देखा तो वो झेप गया। सीमेंट की उस कच्ची टूटी फूटी सी पगडंडी में अपने भारी बैग उठाने में उस लड़की को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। ठंड इतनी थी कि पैर लगभग जमने लगे थे। अर्नब उल्टे पांव लड़की के पास गया। अरे लाइए, बैग मुझको दे दीजिए, मुझको पहले ही पूछ लेना चाहिए था। यह कह के उसने लड़की के हाथों से वो बैग ले लिया। चेहरे पे कोई भी भाव लाए बिना वो बैग को लेके आगे बढ़ गया। तभी पीछे से फिर आवाज आई। वैसे नाम जान सकती हूं आपका? अर्नब बिना पीछे देखे एक बित्ता सा जवाब दिया था। 5 फीट 8 इंच के लगभग कद और सुंदर नयन नक्श वाले इस बेहद अनरोमांटिक से आदमी ने। और मेरा नाम अवलोकिता है, अवलोकिता जोशी। बिना पूछे ही अवलोकिता ने अर्नब को अपना परिचय दे दिया था। अपने कंधों से बैग का बोझ हट जाने की वजह से अवलोकिता को अब राहत महसूस हो रही थी। अर्नब ने कनखियों से उस अचानक से खिलाए चेहरे को देखा। इस बदली हुई रंगत को देख के अर्नब को लगा जैसे उस हवा में फैली उस ठंडी सेहरन के साथ कोई अच्छा सा अनाम सा एहसास भी उसके शरीर में घुलने लगा हो। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेड बाय मारुति जेन्युइन पार्ट्स। जब मारुति जेन्युइन पार्ट्स हो तो बस चल हम सफर। कुछ देर अवलोकिता नाम की वो अजनबी सी लड़की अर्नब की ओर से बातचीत शुरू होने का इंतजार करती रही, पर अर्नब तो जैसे किसी खोल में बंद था। अवलोकिता समझ चुकी थी कि इस खोल को उसी को नेस्तनाबूद करना होगा। उसको चुप रहने की आदत कहाँ थी। मेन रोड से लगभग आधे घंटे के फासले पे मौजूद अपने घर की ओर बढ़ते हुए अर्नब से बातचीत का सिलसिला अवलोकिता ने ही आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में अर्नब जान चुका था कि अभी अभी तक बिल्कुल शांत लग रही ये लड़की कितनी बातूनी है। उसके बारे में पूछने पे अवलोकिता ने एक ही सांस में इतना सब जो कह दिया था। याद शहर में माइक्रो फाइनेंस के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, कविताएं लिखती हूँ, पर किसी को पढ़ाने का शौक नहीं है, इसलिए जो भी लिखा वो एक आध दिन में फाड़ के फेंक दिया या फिर लिख के भूल गई कि लिखा कहाँ था। स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, कभी कभार गिटार भी बजा लेती हूँ, गार्डनिंग का शौक है और मनी प्लांट गुलमोहर है। अब आप बताइए। ये कह के अवलोकिता ने गेंद अर्नब के पाले में डाल दी थी। अर्नब को लगा कि या तो ये लड़की इंप्रेशन जमाने के लिए सब कह रही है या फिर कुछ बोलना है इसलिए कुछ भी बोल रही है। इतने सारे शौक कोई पाल भी कैसे सकता है? अर्नब को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। पहले तो उसको मन ही मन हंसी आई, फिर लगा कि ये लड़की जो कह रही है वो अगर सचमुच सच है तो उसके पास तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी कुछ तो कहना ही था, इसलिए उसने साफ गोई से कह दिया, देखो तुम्हारे जितने शौक तो नहीं है मेरे, मैं एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का हूं। खूब मन लगा के पढ़ाई की, आज बैंक में मैनेजर हूं। मम्मी, रिश्तेदार सब मुझसे खुश हैं। कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स किया नहीं, लेकिन जिंदगी अच्छी चल रही है और क्या। अरे कोई शौक तो होगा आपका, कुकिंग, बॉक्सिंग, एनीथिंग। अर्नब ने कुछ सोचने की कोशिश की, फिर थोड़ा सकुचाता हुआ बोला, 7th 8th तक क्विज का शौक था, फिर बस पढ़ाई पढ़ाई। 11th में था तो पापा की डेथ हो गई, तब से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे भाई की MBBS की फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिंदगी ने शौक पालने का टाइम ही नहीं दिया।
लेकिन मुझको कोई अफसोस नहीं है। इस जवाब के बाद अवलोकिता कुछ देर खामोश रही। अर्नब ने उस खामोशी में अपने हिस्से की खामोशी भी जोड़ दी। कुछ देर बाद अवलोकिता ही चुप्पी तोड़ती हुई बोली, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ रुकना है और फिर स्नोफॉल एंजॉय करना है। आई नो कि इस बार पक्का बर्फ गिरेगी। तुमको पता है 3 साल पहले पूरे 6 फीट बर्फ गिरी थी यहाँ। मैं बता नहीं सकती कितना मजा आया था। ये कहते हुए अवलोकिता की खुशी उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। अर्नब को ये समझ नहीं आया कि स्नोफॉल में ऐसा एंजॉय करने जैसा क्या है। अरे ठंड इतनी कि घर के बाहर तक ना निकल पाओ, काम धाम ठप सो अलग। अर्नब अवलोकिता के इस उत्साह की वजह पूछने के लिए मुड़ा ही था कि उसने महसूस किया कि इस तरह मुस्कुराते हुए अवलोकिता के गालों पे कभी उसकी फेवरेट रही हीरोइन प्रीति जिंटा की तरह डिंपल पड़ जाते हैं। वो अपनी बात जबान पे ही रोक के कुछ देर उससे नजरें चुरा के खामोशी से उसको देखता रहा। आधे घंटे के इस छोटे से वक्त में जिस तरह की और जितनी बातें अवलोकिता ने अर्नब के साथ साझा की थी, पिछले 1 महीने में इतनी बातें उससे किसी ने नहीं की थी। इस छोटे से कस्बे में एक ऑफिसर होने के नाते सब उसका सम्मान करते थे, पर यहाँ इस लड़की जैसा उसको कोई आज पहली बार मिला था और इन चंद मिनटों में ही अजनबियत के फासले को दोस्ती की नजदीकियों की तरफ मोड़ दिया था। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विथ नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेड बाय मारुति जेन्युइन पार्ट्स। जब मारुति जेन्युइन पार्ट्स हो तो बस चल हम सफर। अर्नब और अवलोकिता घर तक पहुंचते पहुंचते इतना थक चुके थे कि बुरी तरह हाफ रहे थे। एक तो इतनी ठंड, उस पे इतनी तीखी पहाड़ी चढ़ाई चढ़ना, वो भी भारी भारी बैग्स के साथ। जोशी जी के घर की निचली मंजिल पर रहता था अर्नब। ऊपरी मंजिल सालों से बंद पड़ी थी। पिछले कई सालों से यह घर तभी खुलता था जब साल में एक बार पूजा के लिए जोशी जी का पूरा परिवार याद शहर से यहाँ आता था, या फिर 6 महीने में कभी एक बार जब भी अवलोकिता हफ्ते 2 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने आ जाती। पहाड़ की चोटी के करीब होने की वजह से इस जगह से पूरा कस्बा दिखाई देता था, इसलिए दूर होने के बावजूद अर्नब को यहाँ आना पसंद था। अवलोकिता को उसके बैग के साथ कमरे पे छोड़कर अर्नब अपने कमरे पे वापस लौट गया। कुछ देर आराम करने की नीयत से बिस्तर पे औंधे मुंह लेटा ही था कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुन के अर्नब कमरे के बाहर आया। सुरदा की दुकान वाला लड़का अंगीठी और कोयलों की एक बोरी लेके सामने खड़ा था। अपने कमरे की ओर इशारा करके अर्नब ने उससे कहा, जा वहां रख दे। लड़का बताई हुई जगह पे दोनों चीजें रखाया। रात होते होते ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अर्नब ने अंगीठी जला ली, बिस्तर पे लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। तभी उसको ख्याल आया कि अवलोकिता इस वक्त क्या कर रही होगी। पता नहीं खाने पीने को कुछ होगा या नहीं उसके पास। एक बार फिर बेशर्मों की तरह वो उसको उसके हाल पे छोड़ आया था। एक बार लगा कि पूछ ही आया कि कोई जरूरत तो नहीं उसको। फिर लगा कि ऊपर से किसी तरह की आवाज तो आ नहीं रही। हो सकता है सफर की थकान की वजह से उसको नींद आ गई हो। कुछ देर इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए उसको भी कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। अचानक दरवाजे पे जोर जोर से खटखट हुई तो अर्नब की नींद खुली। उसने रजाई हटा के सिरहाने पे रखे अपने मोबाइल में वक्त देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन हो सकता था दरवाजे पे। सोचते हुए वो उठा, लाइट ऑन की और संभलते हुए उन्नीदे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जरा सा डर और जरा सी उत्सुकता के साथ दरवाजा खोला तो देखा सामने अवलोकिता खड़ी थी। अर्नब को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही उसको देखते ही बोली, अरे क्या सोए हुए हो, उठो, बाहर आके देखो, दुनिया बदल गई है। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, एकदम ताजा, एकदम नया। चलो जल्दी चलो। अभी अभी अर्नब से अवलोकिता ने जो भी कहा उसका संदर्भ और प्रसंग अर्नब को फारसी जैसा लगा। उसको समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए अवलोकिता इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि उत्साह में उसने दरवाजे पे खड़े अपनी आधी बंद आधी खुली आंखों से उसको देखते अर्नब की कलाई को कस के पकड़ लिया था। उसको खींच के वो तेज कदमों से कमरे के बाहर ले आई थी। बाहर सचमुच दुनिया बदल गई थी। दूर दूर तक सब कुछ एकदम सफेद और ताजा था। मकानों की छतों, खेतों, सड़कों, रास्तों, पेड़ों और उनकी पत्तियों में मासूम सा सफेद रंग घर कर चुका था।
सूर्योदय से ठीक पहले का आकाश अंधेरे और रोशनी के बीच झूल रहा था। सारी धरती सफेदी से चौंधिया रही थी और इस जादुई घटना के बीच अवलोकिता पागलों की तरह खुश थी। उसका हाथ अब भी अर्नब की कलाई को कस के पकड़े हुए था। हल्की हल्की रोशनी में बर्फ से ढकी इस नई दुनिया के बीच उत्साह से भरी वो लड़की इस वक्त किसी परी से कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। अर्नब ने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि काश ये खूबसूरत पल कभी खत्म ही ना हो, या कम से कम इस पल का एहसास अपनी पूरी खूबसूरती लिए उसके जहन में हमेशा हमेशा के लिए छपा रह जाए। बर्फ जैसा कोमल और मासूम था एहसास, और उतना ही खूबसूरत भी। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विथ नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेड बाय मारुति जेन्युइन पार्ट्स। जब मारुति जेन्युइन पार्ट्स हो तो बस चल हम सफर। धीरे धीरे आकाश अपना रंग बदल रहा था। अर्नब ने बारामदे में ही अंगीठी जला ली थी। अंगीठी की आंच को तापते हुए दोनों बहुत देर तक अपने सामने बर्फ को गिरता हुआ देखते रहे। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती थी वैसे वैसे सब कुछ और खूबसूरत लगने लगता था। इस बीच दोनों ने ढेर सारी बातें की, घर की, घर वालों की, बचपन की, ईरान की, तुरान की। वो सब कुछ जो इन चंद घंटों में एक दूसरे से बांटा जा सकता था। बात करते करते अवलोकिता जैसे बचपन की यादों में खो गई। उसके मुंह से निकला एक एक शब्द जैसे बचपन नाम की उस नदी से तैर के वापस लौट आता हो और डूब के फिर उसी में खो जाता हो। तुम्हें पता है, बचपन में मैं और मेरा बड़ा भाई जब बर्फ गिरने लगती थी तो एक बर्तन बाहर रख देते थे, और जब उस बर्तन में बर्फ भर जाती थी तो ताजी ताजी बर्फ को गुड़ के साथ खाते थे। वाह, क्या स्वाद होता था उसका। थोड़ी देर बाद फिर जैसे अवलोकिता उस बचपन को जीने के लिए बच्चों से उतावली हो गई जिसका जिक्र उसने अभी अभी किया था। सुनो, एक काम करते हैं। क्या? अर्नब ने इतना कहा ही था कि वो उठ खड़ी हुई और बारामदे से बाहर आंगन की ओर चल दी। अर्नब उसको जाते हुए देखता रहा और देखता रहा कि कैसे उसने एक लकड़ी के सहारे बर्फ को खोदना शुरू कर दिया था। देखता रहा कि धीरे धीरे बर्फ एक जगह पे जमा होने लगी और उस बर्फ पे अवलोकिता की ठंड की वजह से ज्यादा गोरे और गुलाबी हो गए हाथ कुछ कारीगरी करने लगे। किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह वो पूरी तल्लीनता से उस बर्फ को अपनी कल्पना के आकार में ढालने लगी। अर्नब अपनी जगह से उठा और उसके पास जाके उकड़ू बैठ गया। कुछ देर में उसने पाया कि वो भी अवलोकिता की तरह उस कारीगरी के लिए बर्फ जमा रहा है और अवलोकिता की कल्पना धीरे धीरे और साकार रूप लेने लगी। अर्नब ने पाया कि जैसे जैसे वो मूर्ति बड़ी और बड़ी होती जा रही थी वैसे ही वो सेहरा देने वाली ठंड का वो एहसास कहीं गायब सा होने लगा था। वो नींदी आंखें जैसे किसी गहरी नींद से जागने लगी थीं, जैसे कोई अंदर की जकड़न खुलने लगी थी, जैसे जिंदगी के लिए तय की गई उसकी जरूरी और गैर जरूरी चीजों की परिभाषाएं लगातार गिरती बर्फ में कहीं खोती जा रही थीं। गौतम बुद्ध की वो 3 फीट ऊंची मूर्ति बनके तैयार हो चुकी थी। आज यूं ही घट गई ये घटना पहले से किसी ने तय नहीं की थी, पर अर्नब को महसूस हुआ कि यह घटना उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत घटनाओं में से एक थी। आज अवलोकिता की वजह से अर्नब को पहली बार यह एहसास हुआ कि तयशुदा चीजों से अलग एक बहुत खूबसूरत दुनिया हमारी जिंदगी में मौजूद रहती है। हम ही हैं जो समय को बांध के जिंदगी से खूबसूरत होने की तमाम आजादियां छीन लेते हैं। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विथ नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेड बाय मारुति जेन्युइन पार्ट्स। जब मारुति जेन्युइन पार्ट्स हो तो बस चल हम सफर। दिन चढ़ने लगा था। गहरे नीले आकाश से छनती हुई ताजी ताजी धूप हवा में बह रही थी। धीरे धीरे बूंद बूंद करके बर्फ पिघल रही थी। टीन की छतों से, पेड़ों से और उन तमाम जगहों से कानों में खनकती टिप टिप की आवाजें हवा में घुल रही थीं, जहां बर्फ ने अपने निशान छोड़े थे। अर्नब को लगा कि इस बर्फबारी के दौरान एक छोटा सा बर्फ का कोई मासूम सा टुकड़ा उसके दिल में भी कहीं जम गया है, जैसे अवलोकिता की आंखों में छिपी धूप को पाकर वो टुकड़ा भी धीरे धीरे पिघल रहा हो। बेमतलब, बेवजह पर सुकून से भरी एक शांत सी पिघलन
अर्नब को अपने इर्द गिर्द महसूस होती रही। आज पूरा दिन अवलोकिता और अर्नब ने साथ साथ बिताया। अर्नब को हैरत हो रही थी कि अवलोकिता कैसे इस कस्बे का चप्पा चप्पा जानती थी। उसकी नजर से यह कस्बा आज उसको बहुत नया लग रहा था। कहाँ सबसे अच्छी चाट मिलती है, कहाँ के मोमोज सबसे अच्छे हैं, किस जगह से ये कस्बा सबसे खूबसूरत दिखाई देता है, कौन सा मंदिर कहाँ है, इस कस्बे में सबसे सुकून भरी जगह कौन सी है, सब कुछ उसको मालूम था। इस मौसम में पूरे 3 दिन तक बर्फ गिरती रही। इन 3 दिनों में ऑफिस, दुकानें, बाजार सब कुछ बंद रहा। पर अर्नब को लगा जैसे इन 3 दिनों में एक ऐसा रास्ता खुल गया था जो उस बाजार की तरफ जाता था जहां खुशी के लम्हे मुफ्त में मिलते हैं। अर्नब इस रास्ते का पता बताने वाली उस लड़की से एक बिन बताई मोहब्बत कर बैठा था। इन दिनों में इस मोहब्बत के इजहार के कई मौकों को दरकिनार किया था उसने। आज अवलोकिता वापस लौट रही थी। उसको वापस छोड़ने के लिए बस अड्डे की तरफ जा रहा था अर्नब। वही बैग था, वही पगडंडी, पर आज चढ़ना नहीं था, उस पगडंडी से नीचे उतरना था आज। इतनी ठंड भी नहीं थी, पर पैर जैसे कदम कदम पर जमने लगे थे। अर्नब को समझ नहीं आ रहा था कि लम्हा इतना मुश्किल क्यों हो रहा था उसके लिए। 3 दिन पहले मिली इस लड़की के लिए इतना जज्बाती क्यों हो रहा था वो। पर ये मुश्किलें, ये जज्बात उसको एक नई उम्मीद से भर रहे थे। एक तलाकशुदा आदमी अपने पुराने रिश्तों की कड़वाहट से उबर रहा था। उस चोट से उबर रहा था जो 2 साल पहले अपनी पत्नी से रिश्ता टूट जाने से लगी थी उसको। जैसे इस मौसम में हुई बर्फबारी ने उस पुरानी चोट में मरहम का काम किया हो। अवलोकिता ने इस छोटे से वक्फे में अर्नब को एहसास करा दिया था कि नए रिश्तों के लिए अब भी उसके दिल में जगह बाकी है। बस में अवलोकिता के बैगों को उसकी सीट के ऊपर बने लगेज एरिया में चढ़ा के अर्नब ने अवलोकिता को जाने से पहले एक आखिरी बार देखा और फिर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर लिया। बस का इंजन चालू हो चुका था। उतरने से पहले अर्नब ने अवलोकिता की ओर अपना हाथ बढ़ा के कहा, रियली नाइस टू मीट यू, थैंक्स फॉर कमिंग। अवलोकिता ने अपना हाथ अर्नब के हाथों में दिया। सेम हियर, मुझको भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अर्नब ने कहा, हम अगली बार मिलेंगे? वो बोली, इसका जवाब अगली बार दूंगी। अर्नब बस को उस पहाड़ी सड़क पे उस मोड़ तक जाता देखता रहा जहां तक उसकी नजर देख पा रही थी। मोड़ पे घूमते ही बस उसकी नजरों से ओझल हो गई। अपनी आंखों में अगली बर्फबारी का, अगले 3 दिनों का इंतजार लिए अर्नब वापस लौट आया। बस इतनी सी थी ये कहानी।